दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। आज हम करने वाले हैं इसमें जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो है यहाँ पर 11 चैप्टर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि परास क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें परास ठीक है, कि परास क्या होता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे परास इसे कैसे निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे परास होता क्या है, उसके बाद इसको निकालना सीखेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे परास गुणांक। ठीक है, उसके बाद क्या निकालेंगे, परास गुणांक। तो सबसे पहले देखते हैं परास क्या होता है। परास समझते हैं, यह परिक्षेपण का सबसे सरल माप है। ठीक है, ये परिक्षेपण का क्या होता है, सबसे सरल माप होता है। परास किसी श्रृंखला में अधिकतम एवं न्यूनतम मानों के बीच अंतर होता है। यानी अगर मान लें परास निकालना है, आपकी मान क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है 8, तो इसका मतलब आप इसमें क्या निकालना चाह रहे हैं, परास। तो इसमें अधिकतम मान क्या है 8। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम मान है आपका 1। तो इन दोनों के बीच अंतर को क्या कहेंगे, हम परास कहेंगे। तो 8 - 1 कर देंगे तो हमारा 7 क्या आ जाएगा, परास आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप परास निकाल सकते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है, आपका जो हाईएस्ट वैल्यू होती है उसको H मानते हैं। ठीक है, और लोअर वैल्यू यानी जो कम न्यूनतम मान होता है उसको L से दर्शाते हैं। तो हाईएस्ट माइनस L, तो आपका निकलता है परास। ठीक है, ये आपका परास निकलता है। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, क्या, परास निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। परास तो समझ आ गया होगा कैसे परास होता है। अब परास का गुणांक निकालना है। तो परास का गुणांक निकालना है, ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, गुणांक निकालना है। तो गुणांक निकालना भी बहुत ही आसान है। कैसे निकालेंगे गुणांक, देखिए यहाँ पर गुणांक निकालते हैं। तो गुणांक निकालने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे परास गुणांक। ठीक है, परास गुणांक कैसे निकलेगा, यहाँ पर फॉर्मूला है इसका H यानी हाईएस्ट वैल्यू, यानी हाईएस्ट मान क्या होता है, यही सेम लिखेंगे इसको L। और यही चीज़ हम यहाँ पर नीचे करेंगे H + L। नीचे ऊपर हमने माइनस करा है वही चीज़ लिखी है, इसी चीज़ को हमने प्लस करके नीचे लिख दिया। तो ये क्या होगा हमारा, ये गुणांक का सूत्र बन गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर मान लें यही क्वेश्चन लेते हैं तो ऊपर क्या था 8 - 1, नीचे होगा 8 + 1, यही चीज़ होगी। उसके बाद ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 9। तो आंसर क्या आ गया, गुणांक क्या आ गया, 7/9। इस प्रकार से आप जो है इसका गुणांक निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं व्यक्तिगत श्रृंखला में हम परास कैसे निकालते हैं और जो है यहाँ पर कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कैसे हम इसको करते हैं। उसके बाद हम समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पर और क्या है, और हम देखते हैं यहाँ पर आपने समझ लिया कि परास कैसे निकालते हैं, परास का गुणांक कैसे निकालते हैं। उसके बाद हम देखते हैं विभक्त श्रृंखला अगर दे रखी हो। विभक्त श्रृंखला का मतलब है अगर आपको क्वेश्चन दिया हो, जैसे कि यहाँ पर दिया है प्राप्तांक दे रखा है, यहाँ पर जैसे कि आपको मैं क्वेश्चन ही दिखा देता हूँ। क्वेश्चन कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया है, यानी कैसे दिया है, इसको प्राप्तांक दे रखे हैं आपके लिए 10 1 11 12 13, इस तरह से दे रखा है। यानी आपको निकालना है परास गुणांक, परास और परास गुणांक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं, इसी क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि परास गुणांक आप कैसे निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट जो है और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, हमने यहाँ पर फॉर्मूला पता ही है हमें कैसे निकालते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर है, यहाँ पर आप देखिए अवलोकन कीजिए कि यहाँ पर जो ये जो वैल्यू है, यानी आपको देखना है यहाँ पर H क्या हो सकता है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सबसे प्राप्तांक पे देखिए हाईएस्ट वैल्यू क्या है 18। तो हमारे पास क्या हो गया, H हम क्या लिख लेंगे, H हमारे पास हो गया 18। ठीक, 18 हो गया। उसके बाद हमें चाहिए L। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए L। L कितना है, यहाँ पर देखिए सबसे कम वैल्यू इसमें क्या है, कम वैल्यू जो है वो है 10। तो यहाँ पर हम 10 लिख लेंगे। ठीक है, 10 भी मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इससे सिंपल सा परास गुणांक जो है निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखते हैं।
यहाँ पर हमने दो ही चीज़ें चाहिए होती हैं, परास निकालते हैं सबसे पहले परास। तो परास निकालेंगे कैसे? परास निकालने के लिए H माइनस एल करना पड़ता है, ठीक है। तो H की वैल्यू क्या है हमारे पास 18 और L की वैल्यू 10 है, तो ये आपका जो आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, यानी परास क्या हो गया आपका 8 हो गया। उसके बाद आप परास गुणांक निकालेंगे, यहाँ परास गुणांक निकालते हैं। परास गुणांक कैसे होता है? H माइनस एल बटे में H प्लस एल। तो ये कैसे निकलेगा? ऊपर कितना हो गया आपका, ये निकला हुआ है 10, 8 का 8, नीचे आपका जो है यहाँ पर 18 प्लस 10 हो जाएगा, तो ये कितना आएगा 8 बटे जो है 28 हो जाएगा। और इसको आप काट दें तो ये 4 आ गया और 1 4 14 हो जाएगा, मतलब और कटेगा 2 से 2 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 बटे 7 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। और आप इसको यहाँ पर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंटों में आ जाएगा, भाग करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 2.9, 0.29 इस तरह से मिलेगा। तो आप इस तरह से इसका परास गुणांक निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर याद रखने वाली चीज़ क्या है, विद्यार्थियों की संख्या नहीं लेनी है आपको। जब आप लोअर लिमिट और यानी निम्न संख्या, यहाँ पर क्या है निम्न और हाईएस्ट वैल्यू ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या लेनी है, ये प्राप्तांक लेना है। तो दोस्तों ये आपका हो गया परास और परास गुणांक कैसे निकालते हैं, समझ आ गया। यहाँ पर ये कौन सी श्रृंखला में, विभक्त श्रृंखला में है, और जो है व्यक्तिगत श्रृंखला मैंने आपको बताई दिया है जिसमें एक ही श्रृंखला दे रखी होती है। तो कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी परास गुणांक का क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हम, आगे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर आगे करेंगे, यहाँ पर परास गुणांक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ गुण हैं, यानी परास के कुछ गुण और अवगुण हैं। तो परास के गुण और अवगुण देख लेते हैं क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो परास के यहाँ पर कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं। देखिए परास के गुण हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले परास के गुण, सबसे पहले आपको बता देते हैं परास के गुण क्या होते हैं। ये देखिए परास के गुण, तो यहाँ पर है पहला, यहाँ पर क्या है परास के गुण लिखेंगे, परास के गुण, परास के गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है। परास के गुण क्या क्या होते हैं, पहला गुण जो होता है इसमें सरल होता है, सरल, यानी इसका जो है निकालना बहुत सरल होता है। जैसा कि आपने अभी देखा, हमने कितनी सरलता से इसको निकाल लिया। तो ये क्या होता है, बहुत ही सरल होता है निकालना, तो हम इसको सरलता से निकाल सकते हैं। और देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर क्या है, विस्तृत प्रयोग होता है। विस्तृत प्रयोग का मतलब बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, विस्तृत प्रयोग होता है। जैसे नियंत्रित चार्ट में, यानी नियंत्रित चार्ट बना सकते हैं इसका, तो विस्तृत प्रयोग होता है। इसके दो गुण होते हैं। और अवगुण की बात करें, क्या इसके अवगुण की बात करते हैं, अवगुण कितने होते हैं। ये इसके अवगुण अब देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अवगुण भी दिखा देता हूँ मैं आपको। अवगुण लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अवगुण क्या होते हैं इसके। अवगुण देखिए यहाँ पर जो है, यह जो अवगुण, नहीं यहाँ पर एक और लिख देते हैं, नंबर 2 जो है ये है विस्तृत होता है, विस्तृत प्रयोग, विस्तृत प्रयोग होता है। उसके बाद इसके अवगुण देखते हैं, अवगुण, अवगुण क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पर अवगुण क्या होते हैं, तो अवगुण देखिए पहला अवगुण जो है आपका यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये अस्थिर होता है, अस्थिर। अस्थिर का मतलब है ये बदलता रहता है, जरूरी नहीं है कि ये स्थिर रहेगा, यानी ये बदलता रहता है, इसके मान जो है स्थिर नहीं रहते हैं, ठीक है, इसके मान जो स्थिर नहीं रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसका कि सत्य मूल्यों पर आधारित नहीं होता। यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, सभी जो होते हैं, सभी मूल्य सत्य पर जो है आधारित नहीं होते। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट है कि जो सभी मूल्य होते हैं वो सत्य पर आधारित नहीं होते हैं, यानी कुछ मूल्य इसके गलत भी हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो सभी मूल्य दे रखे हैं वो सत्य पर आधारित हों, ठीक है। यहाँ पर श्रृंखला, और नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि ये पॉइंट होता है श्रृंखला की बनावट की जानकारी का ज्ञान होना। तो इसमें क्या होता है, श्रृंखला, ठीक है, श्रृंख जो है यहाँ पर श्रृंखला की जो है बनावट की जानकारी, यहाँ पर जो है जानकारी का ज्ञान,
ज्ञान होता है। यहाँ पर जो है ज्ञान ना होना, ठीक है, ना होना, इसमें जो है यहाँ पर जो है जो श्रृंखला होती है उसकी बनावट की जानकारी का ज्ञान नहीं होता कि किस प्रकार की श्रृंखला कैसे बनेगी, ये नहीं बताता, ये परास सीधा निकल जाता है, इसकी ये अवगुण है। उसके बाद है खुले सिरों वाली श्रृंखला जो है होती है आवृत्ति होती है, यानी वितरण के लिए अनुपयुक्त होता है। जैसे कि अगर कोई श्रृंखला है खुले सिरे वाली तो ये अनुपयुक्त होगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, यहाँ पर क्या है, पहला होता है सरल होता है, विस्तृत प्रयोग होता है। अवगुण देखिए, अवगुण क्या होता है, अस्थिर होता है, यानी ये फिक्स नहीं होता है, सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है, यानी इसके मूल्य सभी आधारित जो है ये जो है सभी मूल्यों पर नहीं लेते हैं। जैसे कि हम लेते थे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम ले रहे थे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 7 तक लिया था, तो यहाँ पर 8 भी लिया था, मान लीजिए 8 लिया था यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 मूल्यों को लिया था, तो यहाँ पर ये सारे मूल्य हमने क्या कर दिए, छोड़ दिए। तो इसका मतलब ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं है, ये 2 मूल्यों पर आधारित है। तो ये इसकी कमी है, हमने सभी मूल्यों पर आधारित नहीं बताया इसको, ये सभी मूल्यों पर आधारित नहीं होता है। तो इस तरह से हो जाएगा। तो इसके आपने देख लिए गुण क्या होते हैं, अवगुण क्या होते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं, अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो है चतुर्थ विचलन क्या होता है, क्या है। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अंतर चतुर्थ परास एवं चतुर्थक विचलन तथा उनका गुणांक, यानी हम यहाँ पढ़ने वाले हैं कि चतुर्थक के बारे में पढ़ेंगे। तो चतुर्थक होता क्या है इसके बारे में हम गहराई से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि चतुर्थक होता क्या है, ठीक है। चतुर्थक समझते हैं। तो चतुर्थक समझने के लिए आपको मैं बता देता हूँ किस प्रकार से चतुर्थक होते हैं, ठीक है। चतुर्थक की बात करते हैं। सबसे पहले चतुर्थक क्या है, यहाँ पर देखिए चतुर्थक, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम चतुर्थक की बात करेंगे। चतुर्थक क्या है, चतुर्थक में यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर Q1 और Q3 के द्वारा दिखाया जाता है। इन्हें कैसे दिखाते हैं, चतुर्थक को Q1 और Q3 के द्वारा दिखाया जाता है, इस तरह से हम इसको दिखा देते हैं, ठीक है। और विचलन की बात भी करेंगे। सबसे पहले चतुर्थक निकालना सीख लेते हैं कि चतुर्थक कैसे निकालते हैं। तो चतुर्थक होता क्या है, चतुर्थक क्या होता है, यानी होता है किसी श्रृंखला के तृतीय तथा प्रथम चतुर्थक के अंतर को चतुर्थक परास। अब यहाँ पर देखिए चतुर्थक परास, यहाँ पर क्या है, ये जो है इसका नाम है, यहाँ पर हम टॉपिक लिख देता हूँ मैं, अंतर जो है चतुर्थक, चतुर्थक अंतर चतुर्थक परास। हम देख रहे हैं अंतर चतुर्थक परास। सबसे पहले अब क्या है, अंतर चतुर्थक परास देख रहे हैं, ये क्या होता है। अंतर चतुर्थक परास यहाँ पर देखिए क्या होता है कि किसी श्रृंखला में, जो कोई श्रृंखला होती है, किसी श्रृंखला के तृतीय यानी तीसरा Q, तृतीय तथा प्रथम चतुर्थक यानी प्रथम चतुर्थक के अंतर को, इनका जब हम अंतर निकालते हैं यानी अंतर मतलब माइनस करते हैं, तो उसे चतुर्थक परास कहते हैं। क्या कहते हैं, चतुर्थक परास कहते हैं। जैसे कि हमने परास कहा था ना कि परास कैसे निकालते हैं, वैसे निकालते थे। अब यहाँ पर Q, यहाँ पर H माइनस L था, इसकी जगह पर रिप्लेस होगा Q3 माइनस Q1, ठीक, इस तरह से हुआ है। तो अंतर चतुर्थक कैसे निकलेगा, तो ये हो गया अंतर चतुर्थक। कैसे निकलेगा, आपका सूत्र हो जाएगा Q3 माइनस Q1। तो आप इसको याद रखेंगे क्योंकि आपके काम आएगा। अब देखते हैं चतुर्थक विचलन क्या होता है। चतुर्थक विचलन क्या होता है, देखिए चतुर्थक का मतलब है जो यहाँ पर है 4 से भाग हो रहा है, मतलब 4 से भाग होगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए चतुर्थक विचलन, नेक्स्ट आता है चतुर्थक विचलन। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट है क्या, चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन क्या होता है, चतुर्थक विचलन समझते हैं। तो चतुर्थक विचलन क्या होगा, देखिए यहाँ पर चतुर्थक विचलन क्या होता है। सबसे पहले देखिए चतुर्थक विचलन में क्या होगा, जैसे कि हमने क्या करा था कि यहाँ पर चतुर्थक अंतर निकाला है, यानी चतुर्थक यहाँ पर क्या निकाला, परास निकाला, चतुर्थक परास निकाला है। तो चतुर्थक विचलन कैसे निकालेगा, इसका सूत्र होता है Q3 और Q1, इसको हम 2 से जब भाग कर देते हैं तो ये हो गया चतुर्थक विचलन, ठीक है। ऐसे निकलेगा चतुर्थक विचलन। तो चतुर्थक विचलन क्या होता है,
चतुर्थक विचलन जो है अंतर चतुर्थक परास का आधा होता है। जो अंतर चतुर्थक परास का क्या होता है, आधा होता है। जब इसको आधा करते हैं तो चतुर्थक विचलन निकलता है। विचलन का मतलब क्या होता है, जैसे कि दो संख्याएं हैं, यहाँ पर 3 और 4 संख्याएं, तो इनके बीच विचलन यानी जितनी जगह है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, विचलन मतलब दूरी, वो ही होता है विचलन। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम चतुर्थक विचलन गुणांक कैसे निकाला जाता है। अभी हमने 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले 2 चीज़ें पढ़ी हैं। पहले चतुर्थक परास निकालेंगे, उसके बाद चतुर्थक विचलन निकाला, उसके बाद हम निकालेंगे यहाँ पर नंबर 3 पर क्या निकालेंगे, चतुर्थक विचलन गुणांक। तो यहाँ पर चतुर्थक लगाया गया है ना, चतुर्थक जो है यहाँ पर विचलन गुणांक, चतुर्थक विचलन गुणांक। अब हम ये निकाल रहे हैं चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होता है, तो समझते हैं इसको। तो जैसा कि हमने पहले ही देखा है, चतुर्थक विचलन गुणांक का मतलब है इसे चतुर्थक विचलन गुणांक जो है परिपेक्ष जो है का माप है। परिपेक्ष यानी परिपेक्ष का सापेक्ष माप होता है। तो इसको यहाँ पर जो है समझते हैं, फॉर्मूला देखते हैं क्या क्या होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला आप देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ये चीज़ है चतुर्थक विचलन गुणांक का फॉर्मूला। क्या चीज़ है यहाँ पर, सीधी सीधी, बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिए जैसा कि हमने चतुर्थक का उसका गुणांक निकाला था उसी तरह बिल्कुल सेम है, Q3 माइनस Q1 एंड इसी चीज़ को हम क्या करेंगे Q3 प्लस Q1 कर देंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इसका। तो हमने क्या फॉर्मूले देखे, यहाँ पर देखा चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला क्या है, जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो चतुर्थक विचलन निकल जाएगा, और जब हम किसी से भाग नहीं करेंगे तो परास निकलता है, सिंपल सा परास निकलेगा। उसके बाद जब हम Q3 और 1 यानी इस चीज़ को यानी इसी चीज़ को जब हम नीचे बटे में ला के प्लस कर देंगे तो चतुर्थक गुणांक निकलेगा। जैसा कि हम उसमें करते थे H माइनस L में H प्लस L कर देते थे, जिससे क्या निकलता था, परास गुणांक निकलता था, चतुर्थक विचलन गुणांक निकल जाएगा। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। तो चलिए इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं, कैसे इसको सॉल्व करते हैं देखते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं, ये देखिए फॉर्मूले यहाँ पर मैंने आपको बताई दी हैं। तो क्वेश्चन ये रहा, कहता है निम्न आंकड़ों का चतुर्थक विचलन गुणांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जो आंकड़े दे रखे हैं इसका चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है। यहाँ पर देखिए क्रम संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 11 तक, ठीक है। उसके बाद दे रखे हैं अंक 10 15 20 25 और 30 35, इस तरह से 60 तक अंक दे रखे हैं। तो चलिए अब निकालते हैं चतुर्थक विचलन गुणांक। तो सबसे पहले Q1 हमें चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है। देखिए इसमें हमने क्या करना है, चतुर्थक विचलन गुणांक निकालना है। तो हमें Q1 और Q3 की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि Q जो है वो कैसे निकलता है, Q1 कैसे निकलता है। Q1 का मतलब होता है यहाँ पर कैसे निकलता है Q1 निकालने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या मतलब होगा, यहाँ पर n+1 और यहाँ पर भाग करना होगा इसको 4 से, क्योंकि ये क्या है, चतुर्थक है। क्या है ये है Q1 का फॉर्मूला। अगर आप 3 का फॉर्मूला निकालें तो यहाँ पर 3 का फॉर्मूला Q3 की बात करें तो ऐसे करेंगे, n+1 बिल्कुल सेम है 4 और ये भी सेम है, और बस ये 3 क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये 3 का फॉर्मूला होगा Q3 का। तो Q1 और Q3 हम ऐसे निकाल लेंगे। उसके बाद हमें पता है ये फॉर्मूला क्या है, गुणांक निकालना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ विचलन निकालना तो ये फॉर्मूला, यानी 2 से भाग कर देंगे, परास निकालना तो सीधा सा हमारा है फॉर्मूला है Q3 माइनस Q1, तो ये हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है निम्नलिखित आंकड़ों से आंकड़ों का चतुर्थक विचलन और उसका गुणांक निकालिए। ठीक है, हमें चतुर्थक विचलन निकालना है, यानी हमें विचलन के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है और गुणांक के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम चतुर्थक Q1 हम निकालना चाह रहे हैं, क्या Q1 निकालते हैं। देखिए हमें पता है n+1/4 Q1 होता है, और n क्या होता है, n हमारी नेचुरल संख्या होती है, क्रम संख्या। कितनी है n, 11। क्या है, हमारी जो n है वो 11 है, तो हम 11 लिखेंगे। तो 11+1/4, तो ये हो गया 12/4 और ये हो गया 4 × 12, कट के क्या 3 आ जाएगा। तो 4 × 3 क्या हो गया, 12 हो गया।
हो गया ना 12। तो यहाँ पर आप देखें कि 3 जहाँ पर लिखा हुआ है उसके सामने कौन सी संख्या है, 20। तो ये क्या हो गया आपका Q1 यहाँ से निकला, Q1 20 निकला। कैसे निकला, 20, ठीक है। तो 20 निकला। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश में लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आगे, यहाँ पर जैसे मैं आपको दूसरे में करके दिखाता हूँ, Q2 निकालते हैं, Q3 सॉरी, हाँ Q3 निकालते हैं। कैसे निकलेगा, n+1/4 और फॉर्मूला लगेगा 3 यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था 3। उसके बाद निकालते हैं 3n, हमें पता है 11+1 अपॉन में क्या होगा 4। तो जैसे कि हमें पता है ये सॉल्व करके कितना आने वाला है, 3 आएगा, और 3 से गुणा होगा तो 3 3 का 9, कितना आ जाएगा 9। अब देखिए 9 पर क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं आगे साइज ऑफ, यहाँ साइज ऑफ इस तरह से इसके आगे लिख सकते हैं, साइज ऑफ लिखना है। तो आपका ये आप सिंपल फार्मूला लगाइए, ये निकलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 9 पर देखना है हमें कि 9 पर कितना है, 50 है। तो आप यहाँ से 50 है, Q3 = 50। अब हमने निकाल लिया भैया, क्या निकाल लिया, 20 Q1 निकल गया, Q3 निकल गया। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, समझो ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब हमें क्या करना है, सिंपल से चतुर्थक विचलन और गुणांक निकालना है। तो सबसे पहले चतुर्थक विचलन निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालना है, चतुर्थक विचलन और चतुर्थक गुणांक। तो हम निकालेंगे चतुर्थक विचलन, चतुर्थक विचलन निकालते हैं। तो चतुर्थक विचलन निकालने के लिए हमें क्या पता है, Q3 - Q1/2 फॉर्मूला है, हमें पता ही है। तो फॉर्मूले से क्या निकला, Q1/Q3 कितना होता है, देखिए 3 यहाँ पर क्या था, Q1 हमारा कितना है भैया, देखिए यहाँ पर है जो 3 है, 50 है, Q3 50 है और वो 20 है, और यहाँ पर क्या होगा 2 से डिवाइड, ये कितना हो जाएगा, 50 में से 20 गया बचा 30, और 30 को डिवाइड करा 2 से, तो कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 15। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया आपका, ये चतुर्थक विचलन निकल के आ गया। अब निकालते चतुर्थक गुणांक, ठीक है, चतुर्थक गुणांक, ठीक है। अब हमें निकालना चतुर्थक गुणांक का सूत्र लगाएंगे, Q3 गुणांक का मतलब होता है Q3 Q1 अपॉन में Q3 प्लस करेंगे Q1 को। तो यहाँ पर क्या होगा, ये फॉर्मूला है आपका, यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे Q3 Q1, Q3 - Q1 क्या है, यानी आपका जो है 50 - 20 बटे में 50 + 20। तो ये हो गया आपका 30 बटे, ये कितना हो गया 70, 0 से 0 हो गया 7, 3/7, कितना आ गया 3/7। तो ये हो गया गुणांक। तो दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत ही सरलता से इसको निकाल सकते हैं ऐसे।